अगर हमारे सामने किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए तो हमें तुरंत क्या करना है? उसी टाइम को नोट करना चाहिए कि ताकि आपको पता हो कि हाँ ये टाइम पे कोई सिम्टम दिख रहे हैं। पैनिक मत हो गलती से भी, कुछ भी उनके मुंह पे देना नहीं है, कुछ भी उनके मुंह पे डालना नहीं है। कोशिश क्या एकदम ध्यान रखना है कि आपको कोई भी दवाई नहीं देनी है। बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि मरीज के अटेंडेंट जो है उनको खून पतला करने की दवाई दे देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं। इसलिए अवॉइड करनी है बिकॉज आपको नहीं पता स्ट्रोक में क्या हुआ है, ब्रेन में ब्लॉटेज हुई है, क्लॉटिंग हुई है या ब्लीडिंग हुई है, तो आपको खुद से कोई मेडिसिन नहीं देनी है। तो ऐसे अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो फिर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनका केस बहुत ज़्यादा सीरियस है और इनको अभी ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम दिया जा सकता है? देखिए ऐसे में ना एक तो मरीज के कुछ सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है, हम लोग अपनी स्कोरिंग करते हैं, हमें पता चल जाता है कि मरीज को स्ट्रोक कितना सीवियर हुआ है। कैसे पता करते हैं? ये हमारा NHS स्कोरिंग होती है। हम लोग जब उसको स्कोरिंग करते हैं हमें पता होता है कि मरीज को एक कमजोरी आई है तो किस हद तक कमजोरी आई है, आवाज कितनी चली गई है, आंखों का डिविएशन, आंखें कितनी पुतली घूम रही है कि नहीं घूम रही है, वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, ये हमारे स्कोरिंग मेथड होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो फिर मेमोरी क्या लंबे समय के लिए चली जाती है, पूरी चली जाती है या फिर? नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि कंप्लीट तरीके से जाती है। मेमोरी कमजोर हो जाती है, उनको याद करने में दिक्कत होती है, वो चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, डेली कन्वर्जेशन में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में हम लोगों को अलग अलग तरीके से थेरेपी से उस तरह के रीवायरिंग करते हैं हम लोग। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि तुरंत उनको स्ट्रोक आया, सिम्टम्स दिखे और वहीं डेथ हो गई? एकदम यस, जैसे मैंने बताया कुछ कंडीशंस में तुरंत डेथ होने का रीजन ये भी होता है कि लोगों को स्ट्रोक के साथ हार्ट अटैक भी आता है। अच्छा। यस, दोनों कई बार साथ साथ चलते हैं, इसकी वजह से भी कई बार तुरंत डेथ हो जाती है। कुछ स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। सडन BP शूट किया, ब्लीडिंग हो गई, वहां पे तुरंत डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कितनी फ्रीक्वेंटली अगर उनको माइग्रेन का पेन या हेडेक ट्रिगर कर रहा है तो रिस्क आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक में बदलने का? लोग ऐसे होते हैं जो जेब में पेन किलर लेके घूमते हैं, कभी भी सर दर्द हुआ तुरंत खा लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है जानना न्यूरोलॉजिस्ट से कब मिलना है। 4 से 6 एपिसोड अगर आपको सिर दर्द के हो रहे हैं मंथ के अंदर, मोर देन 4 से ज्यादा, तो आपको जरूर मिलना है। किसी का हार्ट बीट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, इनमें भी रिस्क होता है ब्रेन स्ट्रोक? एकदम होता है। हमारा हार्ट रेट, सबको पता है कि हमारा हार्ट रेट ठीक चल रहा होगा, लेकिन बहुत कॉमन आज के डेट में होते हैं 10 से 15% ऐसे लोग जिनमें हार्ट रिदम की प्रॉब्लम होती है। रिदम जो है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, इरेगुलर रिदम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, AF कहते हैं। अब ये एट्रियल फिब्रिलेशन जब रिदम एब्नॉर्मलिटी होती है, ऐसे में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कि अगर उनकी बॉडी उन्हें कुछ इशारा दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि शायद ये ब्रेन स्ट्रोक के साइन हो सकते हैं, तो वो कौन से फिर सिग्नल? सडनली आपने देखा किसी के चेहरे में फर्क दिख रहा है, चेहरे में टेढ़ापन दिख रहा है, या चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया अचानक से, तो एक ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ज्यादातर लोग किन वजहों से आते हैं ब्रेन स्ट्रोक लेकर के आप? जैसे कोई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, इनको कोशिश यही करनी चाहिए अपनी टाइम टू टाइम चेकअप जरूर कराएं। पता होना चाहिए शुगर्स कितने कंट्रोल में हैं, ब्लड प्रेशर कितने कंट्रोल में हैं। ओबेसिटी, किसी को कोई ओबेस पेशेंट है, किसी को स्लीप की प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, लोग खराटे ज़्यादा ले रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी का स्ट्रोक है, मतलब परिवार में किसी को अगर स्ट्रोक हुआ, स्मोकर्स, बहुत ज़्यादा कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, ऐसे लोग खासकर स्ट्रोक के रिस्क के हमेशा होते हैं। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हमारे देश इंडिया में आजकल ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें से अचानक कई सारे लोगों का ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पाती। लोगों को पता नहीं होता कि उस टाइम पर करना क्या है, और लोगों को ये समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वो किन कारण, और लोगों को इस वक्त ये भी बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। कौन से ऐसे वार्निंग साइंस और सिम्टम्स हम अपनी बॉडी में पहचान सकते हैं ताकि आगे चलकर इसके रिस्क को कम से कम किया जा सके। इसीलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर और HOD है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर की लास्ट वीडियो को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, इसलिए हमने डॉक्टर को उनके बिजी शेड्यूल से दोबारा बुलाया है कि वो फिर से ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके। तो डॉक्टर, सबसे पहले यही बताइए कि आपके करियर में, आपके एक्सपीरियंस में आपने इतने सारे पेशेंट्स को देखा होगा, ट्रीट किया होगा, ज़्यादातर लोग किन वजहों से आते हैं ब्रेन स्ट्रोक लेकर के आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है
लोगों में ये जानना कि ब्रेन स्ट्रोक के रीजंस यूजुअली दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ठीक है। सो नॉन मॉडिफाइबल पे अगर हम बात करते हैं, मतलब जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते। अब उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, हमारे हमारे जेनेटिक्स, हमारे अपने जीन्स होते हैं, हमारा सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं मेल फीमेल्स में, रेस होती है, एशियन अफ्रीकन पॉपुलेशन में अलग अलग इंसिडेंसेस होते हैं। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे हम ज़्यादा बोलते हैं कि जो हमारी मेन वजह होती है, जिसको हम लोग को फोकस करना है, जिसको हम लोग कंट्रोल करना चाहिए इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए। बिल्कुल। अब ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कॉमनली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबिसिटी, स्लीप। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमें वर्क करना है और ये रिस्क फैक्टर्स पे हमें कंट्रोल करना है इस बड़े स्ट्रोक से बचने के लिए। बिल्कुल जी। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जिनकी वजह से आगे चल करके ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क रहता है? देखिए एकदम जैसे मैंने बताया, ये जितने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत कॉमनली हम देखते हैं लोगों को शुगर्स, ब्लड प्रेशर्स बहुत दिन तक चले आ रहे हैं, लोग इग्नोर करते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। इनफैक्ट जब लोगों को स्ट्रोक हो जाता है पहली बार पता चलता है कि लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी भी है, और कई बार लोगों को पता होता है लेकिन लोग दवाई नहीं लेते हैं। सो अब ये ऐसी बीमारी है जहां हमें अगर पता है कि हमें ये शुगर या बीपी की मरीज हैं हम, तो हमें इसमें टाइम से दवाई लेना है, बिकॉज आगे जाके ये स्ट्रोक में कभी भी पेशेंट को हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और जैसे कि हम बात करें हेडेक्स की, माइग्रेन की, ये ऐसी बीमारियां अगेन बहुत कॉमन है, डे टू डे बहुत पेशेंट्स है जो माइग्रेन हेडेक से जूझ रहे हैं। आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आज के स्टडीज में जो हम लोग देखते हैं कि कई जाके लोगों को जिनको माइग्रेन्स होते हैं, अगर वो माइग्रेन्स कंट्रोल नहीं है या हेडेक्स पे कंट्रोल नहीं रहते हैं, तो आगे जाके इनको स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है ऐसे कंपैरिजन में जिन लोगों को माइग्रेन नहीं होते हैं। लेकिन खासकर उन लोगों में जहाँ पे सर दर्द पे कंट्रोल नहीं रहता लोगों को। तो इसीलिए बहुत जरूरी जानना है, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स बहुत कम लोगों को पता है। तो कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जब हम लोग वर्क करते हैं, जैसे स्लीप की मैंने बात की। अब स्लीप मतलब लोगों को लगता है कि ठीक है, नींद क्या मतलब है, लेकिन नींद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक से रिलेटेड। मतलब जिसमें कि केवल और केवल क्वांटिटी नहीं, मतलब ये नहीं कि केवल हमें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, बल्कि क्वालिटी ऑफ स्लीप, हम कितना घंटे सो रहे हैं और कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको हम ओएसए कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओएसए का मतलब होता है जिसमें लोगों को खर्राटे आते हैं नींद में, लोग उड़ जाते हैं, कई बार नींद टूट जाती है, कई बार लोगों को डे टाइम में ज़्यादा सोने लगते हैं, लोग बात करते करते नींद आने लगती है डे टाइम में, जिसको हम एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं। अब ऐसे पेशेंट्स को आगे जाके स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज ऐसे में जो ब्रेन की ऑक्सीजनेशन है वो प्रॉपर नहीं जा पाती, जो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो नहीं जा पाता। सो ऐसे कई हिडन रिस्क फैक्टर्स हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे में उनको तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और अपने स्ट्रोक रिस्क असेसमेंट जरूर कराना है। बिल्कुल। आपने जितने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझेंगे। जी। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की दिक्कत है, हेडेक्स की दिक्कत रहती है, तो कितनी फ्रीक्वेंटली अगर उनको माइग्रेन का पेन या हेडेक ट्रिगर कर रहा है तो रिस्क आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक में बदलने का? सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि माइग्रेन में कब हमें डॉक्टर से जरूर मिले। ठीक है। बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि लोग माइग्रेन में लोगों केवल पेन किलर खा रहे हैं, ओवर द काउंटर जाके किसी फार्मेसी से जाके पेन किलर ले लिया। लोग ऐसे होते हैं जो जेब में पेन किलर लेके घूमते हैं, कभी भी सर दर्द हुआ तुरंत खा लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है जानना न्यूरोलॉजिस्ट से कब मिलना है। 4 से 6 एपिसोड अगर आपको सिर दर्द के हो रहे हैं मंथ के अंदर, मोर देन 4, 4 से ज्यादा, तो आपको जरूर मिलना है, क्योंकि ये हमें जानना जरूरी है कि ये सर दर्द वाकई में माइग्रेन है कि नहीं है, कहीं और कोई और बीमारी है। अब अगर हमें पता है कि भाई हाँ इनको माइग्रेन है, माइग्रेन भी कई तरह के होते हैं, कुछ होते हैं एपिसोडिक माइग्रेन जो कभी कभी होते हैं, क्रोनिक माइग्रेन जिसमें 15 से ज्यादा सिरदर्द की नंबर्स 15 से ज्यादा सिरदर्द हो महीने में, तो हम उसको एक महीने में, उसको हम क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। मतलब लोगों को 15 दिन से ज्यादा सिरदर्द हो रहा है, 15 डेज से मोर ज्यादा सिरदर्द हो रहा है, तो उसको क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। क्रोनिक माइग्रेन वाले मरीजों को ज्यादा टेंडेंसी होती है आगे जाके स्ट्रोक होने की कंपेयर टू एपिसोडिक माइग्रेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही टाइम पे अगर हम लोग इसको चेकअप करा लें, सही टाइम पे इसको हम डायग्नोस करें, सही टाइम पे इसको ट्रीटमेंट लें, तो आगे जाके एटलीस्ट ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल जी। ठीक है। इसके अलावा जैसे किसी का हार्ट बीट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, इनमें भी रिस्क होता है ब्रेन स्ट्रोक? एकदम होता है। एक कॉमन हम लोग कार्डिक रिस्क फैक्टर भी देखते हैं, जैसे हम लोग ने इतने रिस्क फैक्टर्स की बात की। एक कार्डिक रिस्क फैक्टर में कॉमनली हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कार्डिक का यूजुअली 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है हार्ट डिजीज, जो कि दिल धड़क रहा है, दिल में कहीं कोई छेद तो नहीं है, दिल के जो फंक्शन है, जो उसकी मसल्स हैं वो उतने एक्टिव कम कर रही है कि नहीं, पंप कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होता है। ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिदम प्रॉब्लम्स। रिदम प्रॉब्लम मतलब नाड़ी की प्रॉब्लम। हमारा हार्ट रेट, सबको पता है कि हमारा हार्ट रेट ठीक चल रहा होगा, लेकिन बहुत कॉमन आज के डेट में होते हैं 10 से 15% ऐसे लोग जिनमें हार्ट रिदम की प्रॉब्लम होती है। रिदम जो है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, इरेगुलर रिदम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, AF कहते हैं।
अब ये एट्रियल फिब्रिलेशन जब रिदम एबनॉर्मलिटी होती है, ऐसे में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब लोगों को पता ही नहीं चलता कि एट्रियल फिब्रिलेशन को है कि नहीं है। कुछ कॉमन सिम्टम इसके भी होते हैं, जैसे लोगों को सांस फूलना, कभी अचानक से घबराहट तेज हो जाना, लोग चल रहे हैं, चलते चलते लोगों को बहुत ज्यादा थकावट होने लगना। तो ये सारे कई बार सिम्टम्स होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के। जरूरी है इसको अगर हमें पहुंचे डॉक्टर के पास, टाइम टू टाइम जांच कराएं, जरूर अपनी हर 6 महीने में 8 महीने में अपना रूटीन टेस्ट करें। एटलीस्ट अगर आप 40 ईयर्स प्लस हो जाते हो, अपनी ईसीजी भी जरूर कराया करें, ताकि पता हो कि हार्ट का रिदम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स अगेन है जो आगे जाके स्ट्रोक का रिस्क को हमेशा बढ़ा देते हैं। जी, बिल्कुल। और आपने जैसे स्लीप की तो बात की ही कि सिर्फ हमें क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको स्ट्रोक के कुछ ऐसे वार्निंग साइंस मिलते रहते हैं उनकी बॉडी से, बट वो लंबे समय तक इग्नोर कर देते हैं। तो जो भी ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट को देख रही है, वो चाहती है कि अगर उनकी बॉडी उन्हें कुछ इशारा दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि शायद ये ब्रेन स्ट्रोक के साइन हो सकते हैं, तो वो कौन से फिर सिग्नल्स होंगे? देखिए, बहुत कॉमनली हम लोग को सबको पता होना चाहिए, निमोनिक हम लोग हमेशा याद रखते हैं, जिसको हम फास्ट कहते हैं, FAST। अब ये फास्ट बड़ा आसान सा तरीका याद करने का। जैसे F के हम बोलते हैं, सडनली आपने देखा किसी के चेहरे में फर्क दिख रहा है, चेहरे में टेढ़ापन दिख रहा है, या चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया अचानक से, तो एक ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो ये तो पैरालिसिस में भी हो जाता है। यस, फेशियल पैरालिसिस में भी होता है, बट अगेन ये स्ट्रोक का भी सिम्टम होता है। तो कई बार आप बता नहीं पाते हो कि इनको चेहरे की पैरालिसिस हुई है कि स्ट्रोक का सिम्टम है ये। तो इसीलिए तुरंत उसी टाइम डॉक्टर के पास रश करना चाहिए, खासकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास। एक का मतलब आम, अचानक से आपके हाथ में उठाने में दिक्कत होने लगी, हाथ सुन्न हो गए, पैर में दिक्कत होने लगी, आप घिसरा के चलना शुरू कर दिए, पैर आपका वजन नहीं ले पा रहा है, अचानक से हाथ में ग्रिपिंग में दिक्कत होने लगी, तो एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एस का मतलब स्पीच, आप बोल रहे हो, अचानक से जंबल आपके वर्ड्स कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जो आप बोल रहे हो साफ समझ में नहीं आ रहा, या आप जो बोलना चाह रहे हो वो बोल नहीं पा रहे हो, शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो एक स्ट्रोक का सिम्टम्स होता है। टी का मतलब टाइम, उसी टाइम को आप तुरंत नोट करें जब ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाके न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, बिकॉज टाइम इज ब्रेन। तुरंत जाके मिलने से क्या होगा, तुरंत आपकी जांच होगी, तुरंत स्कैन होंगे, हमें पता चलेगा हाँ स्ट्रोक है कि नहीं, और तुरंत हम उसको ट्रीट कर सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के बारे में आई थिंक लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये भी है कि कोई ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो वो तुरंत उस पर कॉल करके कनेक्ट कर सके। देखिए, हाल फिलहाल में एक हमारी स्टडी भी हुई थी एम्स के एक कोलैबोरेशन में। उसमें ये पाया गया कि हमारे अपनी कंट्री में स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल मुश्किल से 500 से 600 हैं, बड़े कम नंबर, बस पूरे कंट्री में। अब ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होते क्या हैं? ये ऐसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होते हैं जहां पे 24/7 न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो, जहां पे 24/7 MRI हो, सिटी स्कैन हो। बिकॉज इसलिए बहुत जरूरी है, बिकॉज लोगों को जानना जरूरी है कि भाई स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जहां वो ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। आपको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना ही पहुंचना है, बिकॉज अगर आप टाइमली पहुंचते हो, आपका स्कैन होता है, आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हो, न्यूरोलॉजिस्ट आपको वो दवाई दे सकता है जिससे काफी हद तक बड़ा स्ट्रोक को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पर जरूर पहुंचना चाहिए। दूसरा, आपने कहा अपना कोई हेल्पलाइन नंबर। आज के डेट में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने फोन पे, जो आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है जहां पे आपको जरूर पहुंचना चाहिए। कभी कभी किसी हॉस्पिटल के एक स्ट्रोक हॉटलाइन नंबर्स होते हैं जिनको आप डायल कर सकते हो, खुद आप पहुंच सकते हो। हमारे अपने हॉस्पिटल में हमने एक मुहिम शुरू की थी जिसको हम स्ट्रोक एम्बुलेंस के हमने नाम किया था। वो एक 5G एम्बुलेंस थी, जहाँ पे हमारे पास कॉल आते हैं, एम्बुलेंस तुरंत पेशेंट तक पहुंचती है, तुरंत वहां से पेशेंट को कैरी करके हॉस्पिटल लेके आती है, और थ्रू आउट द पीरियड जब वो एम्बुलेंस में पेशेंट रहता है तो उसको हम लोग देख सकते हैं, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टेक्नोलॉजी होती है, उसको आप कैसे अच्छी तरीके से कोलैबोरेट करके एक फास्ट डायग्नोसिस बनाना, ताकि सही टाइम पे वो डायग्नोस हो सके, उसको ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल। तो आपने ये दो जो हमें जानकारी दी है बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑडियंस के लिए। डॉक्टर, आपने जैसे कहा कि कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है, ऐसा भी है क्या कि ब्रेन स्ट्रोक के कई बार कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स ही नहीं आते लंबे टाइम तक? देखिए, इसको हम लोग ना कई बार जो है ऐसे कहते हैं साइलेंट स्ट्रोक्स भी कहते हैं। अब ये साइलेंट स्ट्रोक्स क्या होते हैं? मतलब ब्रेन के आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ, छोटी छोटी आर्टरीज में उन्होंने क्लॉट बनाया, लेकिन हमारे सिम्टम नहीं आए। तो कई बार क्या होते हैं, ऐसे में मरीज को पता ही नहीं चल पाता कि उसको स्ट्रोक हुए। आगे जाके जब हम किसी को स्कैन करते हैं, सपोज करो किसी के सरदर्द का ही पेशेंट है, हम लोग बोलते हैं चलो एक MRI करके देखते हैं, हमें तब पता चलता है कि इनको ये स्ट्रोक पहले हुआ है, जबकि उनको कभी कोई सिम्टम्स दिखे ही नहीं है। तो ये साइलेंट स्ट्रोक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानना, बिकॉज साइलेंट स्ट्रोक से मुश्किल क्या होती है, आपकी आर्टरीज बंद हो गई, क्लॉट कर गई, आपको सिम्टम नहीं दिखे,
आपको ब्लड थिनर शुरू नहीं की गई, हाँ, तो ऐसे में अगर आपको साइलेंट स्ट्रोक्स होते हैं, आपको टाइमली दवाई नहीं शुरू करते, तो आगे जाके बड़ा स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। तो इसीलिए टाइम टू टाइम जरूर अपना चेकअप कराएं, पता हो कि कहीं कोई अंदर कोई बड़ी चीज तो नहीं चल रही। चेकअप कराने के लिए कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बता सकते हैं कि आगे जी चलकर हाँ, स्ट्रोक हो सकता यस, कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी आप अपना रूटीन चेकअप कराएं उसमें सारी चीजें हों, शुगर की मॉनिटरिंग हो, लिपिड प्रोफाइल हो, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो, जैसे मैंने बताया ईसीजी होनी चाहिए, इको होना चाहिए। आज के डेट में हम लोग स्ट्रोक स्क्रीनिंग पैकेज लॉन्च किए हैं अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम लोग कैरोटिड डॉपलर भी देखते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करके हम लोग नेक आर्टरीज को देखते हैं जो ब्लड फ्लो लेके ब्रेन में जा रही है, बिकॉज इनके ब्लॉकेज से मेजर स्ट्रोक्स होने का डर होता है। हाँ। तो ये सारे के सारे स्ट्रोक स्क्रीनिंग पैकेज होता है जिसको हम लोग कराते हैं ये पता लगाने के लिए कि इनको स्ट्रोक होने का रिस्क कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है। जी, तो ये तो हमने जैसे मेडिकल चेकअप्स करा जी। लिए, ये हर साल कराने चाहिए? आइडियली यस, 40 इयर्स के प्लस में हर 6 मंथ्स में 8 मंथ्स में हमें जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर, जैसे आपने हमें सिम्टम्स वगैरह समझा दिए हैं, आप ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं और उन्हें अभी से ही समझना चाहिए कि हाँ शायद मुझे आगे चल करके स्ट्रोक हो सकता है, तो अभी जी। टाइमली जांच कराना मेरे लिए ज़रूरी है, या जी। अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना ज़रूरी जी, है? सो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स, जैसे कोई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, इनको कोशिश यही करनी चाहिए अपनी टाइम टू टाइम चेकअप जरूर कराएं, पता होना चाहिए शुगर्स कितने कंट्रोल में हैं, ब्लड प्रेशर्स कितने कंट्रोल में हैं। ओबेसिटी, किसी को कोई ओबेस पेशेंट है, किसी को स्लीप की प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, लोग खराटे ज़्यादा ले रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी का स्ट्रोक है, मतलब परिवार में किसी को अगर स्ट्रोक हुआ, स्मोकर्स, बहुत ज़्यादा कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, ऐसे लोग खासकर स्ट्रोक के रिस्क के हमेशा होते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं, Correct. अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो भी स्ट्रोक के रिस्क उनको हमेशा होता है। Okay. तो ऐसे में आपको जरूर एक रूटीन रखना चाहिए कि पहली चीज तो डेफिनेटली बंद करें, स्मोकिंग अल्कोहल बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमें जरूरत है, तो मेडिकल हेल्प जरूर लेना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम अपने मेडिकल चेकअप कराएं, बिकॉज ये सारे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत सबसे ज्यादा ज्यादा होता है होता है। कंपेयर टू नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में। ओके। जी, तो अगर हम चाहते हैं कि आगे चल कर के हमें स्ट्रोक ना हो, कुछ ऐसे प्रिवेंशन टिप्स हैं जो हम अभी से अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो कर सकते हैं? एकदम है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को बहुत ध्यान रखें, जैसे कि डेली रूटीन की अगर हम बात करें, एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, डेली 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, एरोबिक एक्टिविटीज़ एक रूटीन में लाना चाहिए, एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक ज़रूर करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हो, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है हमारी ईटिंग हैबिट्स भी, कोशिश करनी चाहिए हमें टाइम टू टाइम मील्स लें, एक पौष्टिक आहार लें। प्रोसेस्ड फूड्स आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, इट्स अ न्यू एरा, कोशिश यही करनी चाहिए प्रोसेस्ड फूड्स को ना सेवन करें, सॉल्टी, शुगर, ये चीज़ पे कंट्रोल करके रखें, बिकॉज ये चीज़ें हमेशा बढ़ावा देती हैं स्ट्रोक्स की, ब्लड प्रेशर्स की। और इसके साथ साथ स्लीप, जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप है, क्वांटिटी ऑफ स्लीप है, उसको बहुत ध्यान रखें। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जरूर होनी चाहिए, बिकॉज स्लीप हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होता है। हमारे ब्रेन में बहुत सी ऐसी प्रोसेसिंग होती है जो हमें नींद में पूरी होती है, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेट नाइट नहीं सोना है, कोशिश करनी है टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। तो एक स्केड्यूल, स्लीप स्केड्यूल का ध्यान बहुत जरूरी है ध्यान रखना। और हमारे जितने भी अदर रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल चेक रखें, बिकॉज इन सब चीज़ों पे भी हम लोग कंट्रोल रखेंगे तो एक बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं। स्ट्रेस आपको लगता है इतना बड़ा फैक्टर है कि किसी को भी स्ट्रोक करवा सकता है? जी एकदम। अगर हम बात करें स्ट्रेस में, हर किसी को आज के डेट में स्ट्रेस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस आप कैसे मैनेज कर पाते हो। हर किसी को अलग अलग चैलेंजेस हैं। एक यूथ है, उसको अपने जॉब का चैलेंज है, एक स्टूडेंट है, उसको अपने पढ़ाई का चैलेंज है, एक 50s में है, उसको अपने घर चलाने का चैलेंज है। तो अलग अलग चैलेंज हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हो, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आपने स्ट्रेस लेते हो, लेकिन आप कैसे उसको मैनेज करते हो, आप कैसे एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हो, आप कैसे एक अच्छे रूटीन को फॉलो करते हो। तो इन सब चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा ऑन द हाई साइड रहेगा, हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, हमारी जो वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे शुगर्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, और हमारा ओवरऑल जो हमारा मेंटल होता है, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हो। एग्जैक्टली। और आई थिंक आपने ये चीज़ बहुत सही कही कि लोगों के पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बट मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, स्ट्रेस की वजह से ही या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग की वजह से उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो चीज़ें भूलने लगते हैं धीरे धीरे। यहाँ पेन रख के भूल गए, वहाँ लैपटॉप भूल गए, यहाँ चश्मा भूल गए।
ऐसा कुछ है कि इनमें भी आगे चल के स्ट्रोक हो सकता है? देखिए, एक मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें तो हमारे अपने ब्रेन की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जो हमारा मल्टीटास्किंग को कंट्रोल करता है। इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि समय के साथ जो हमारी मल्टीटास्किंग की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती स्लो है। हो जाता तो उसमें ये बहुत खतरे वाली बात नहीं होती है, वो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। ठीक है। जो आप 40s में एक मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वो आप 50s 60s में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम्म। बट इसको हम लोग स्ट्रोक से ना देखें कि हमारी अगर मेमोरी कमजोर होगी तो हमें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा, बिकॉज ये ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो नेचुरल थिंग है। हाँ। आप जो एक कहते हैं ना, जो एक बच्चा इतनी फास्ट याद कर सकता है बचपन में, आप वो 40s में एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं सकते। कर सकता। तो ऐसी चीजें होती हैं, हमारी प्लास्टिसिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन की वायरिंग होती है, क्षमता होता है वो वायर्स को बढ़ाने की। ये सारी चीजें यंग्स में बहुत फास्ट होती हैं, बहुत रैपिड तरीके से हो सकती हैं कंपेयर टू एक एज के बाद। तो बट उसको स्ट्रोक से नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अगर ये कमजोर हो गई है, हमारी मेमोरी कमजोर हो गई है तो हम स्ट्रोक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ओके। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि ब्रेन हमारा कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया रहता है, कितना हमने अपने ब्रेन को एकदम उस लेवल तक पहुंचा दिया रहता है कि सीधे स्ट्रोक हो जाता है किसी को भी? देखिए, सबसे वही जैसे मैंने बताया कि लोग कहते हैं ना कि दिनचर्या में आज के टाइम पे इतने बिजी हैं, सुबह उठ रहे हैं, भाग रहे हैं काम पे, अपनी लाइफस्टाइल पे ऐसा रखा है, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है उठने का, एक चेयर पे बैठ चुके हैं, वो बैठे ही हुए हैं, रात में फिर सीधे घर पहुंच रहे हैं, जंक फूड जो मिला, जो प्रोसेस फूड है उसको खा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक हमारी जो अपनी इनहेरेंट कास्केड होता है उसको हम खराब कर रहे हैं। अब ऐसे में हमारे अपने बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्ट्रोक्स का डेफिनेटली, मैं नहीं कहूँगा डायरेक्ट रिलेशन है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन, बिकॉज अगर बॉडी का इन्फ्लेमेशन अगर हाई रहेगा तो हमारी जो वेसल्स होते हैं उस पर जोर ज्यादा पड़ेगा, हमारी क्योंकि ब्लड फ्लो में फर्क आ जाएगा, हमारी आर्टरीज को बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से रखें ये सारी चीजें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो पाए। एग्जैक्टली। डॉक्टर, आपने कहा कि जैसे आजकल हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, हम सुबह उठते हैं, उठ करके हम सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे, फिर ऑफिस आएंगे, बैठे रहेंगे, फिर कार में बैठ के वापस जाएंगे, फिर सोफे पे बैठेंगे, फिर बेड पर जाके सो जाएंगे, जीरो फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसे जो लोग होते हैं, अगर हम उनको देखें, उनकी लाइफ को देखें, तो हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो ब्रेन की पावर है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप कुछ ऐसे ब्रेन एक्सरसाइजेस बताना चाहें या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके ब्रेन को हेल्प कर सकती हैं वापस से फिर से उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होने में, ताकि आगे चल करके स्ट्रोक के रिस्क को कम किया जा सके, कुछ ऐसे टिप्स हैं? देखिए, आज के डेट में बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग एरा। ठीक है, तो मतलब जैसे मैंने बताया कि हम लोग पूरे पूरे दिन बैठ रहे हैं एक जगह, आप अपनी जॉब वर्क में आप उठते नहीं हो, 12-12 घंटे तक सिटिंग करते हो। सो उससे दिक्कत क्या हो रही है कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि नहीं हो पा रही है, हम एक जगह बैठे हैं, हम अगर मूवमेंट नहीं करते तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो ब्रेन में जो हमारी आर्टरीज में फ्लो जाना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप बैठे भी हो, सिस्टम के आगे बैठे हो, तो एक तरह से जो कनेक्शंस हैं वो तो हो नहीं पा रहा, एक सिस्टम है उसके साथ आप लगे हुए हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जो आपस की ह्यूमन कनेक्शंस हैं उसको आप मिस कर रहे हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर कभी भी आपकी सिटिंग लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो कोशिश करें 30-40 मिनट्स में जरूर आप उठें वहां से, और 2 से 4 मिनट आप उठ के वापस एक चक्कर लगा के क्यों ना आप बैठें, लेकिन कोशिश करनी है एक जगह पर लंबा बैठना नहीं है, बिकॉज उससे 2 फायदे हैं, आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा हमेशा, एक हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम बची रहेगी, बिकॉज बैक प्रॉब्लम, अगेन बैक पेन बहुत कॉमन है आज की डेट में, और एक हैप्पी वेलबींग, मतलब जैसे कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स, एक हैप्पी हार्मोन्स का हमेशा एक लेवल हाई रहता है अगर आप लोगों से कनेक्टेड बनाए रखते हो। तो ये एक सामने सिस्टम पे केवल मोनोटोनस लाइफ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कभी भी आपके हैप्पी हार्मोन्स को नहीं बढ़ा रही हैं। आपको कोशिश यही करनी चाहिए, जितनी आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, अपने वर्क प्लेस को एंजॉय करोगे लोगों के साथ, वो एक हमेशा हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है। एग्जैक्टली। और जो हम लोग दिन भर फोन्स देखते रहते हैं, जो लोग रील्स देखते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, या दिन भर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी है कि उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें भर चुकी हैं या उनका दिमाग ऐसा हो चुका है कि आगे चल करके उनमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, हमारी कई लोग जब स्क्रॉल करते हैं तो एक होता है ना कि एक आपने स्क्रॉल किया वीडियो, फिर उसके बाद दूसरी स्क्रॉल की, तीसरी स्क्रॉल की, वो आपका हाथ रुकता नहीं है, बिकॉज हर एक स्क्रॉल जब आप वीडियो करते हो तो एक डोपामिन हिट होता है ब्रेन के अंदर, वो एक डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो लेवल्स का बढ़ता है, और अटेंशन भी बहुत कम हो गया। करेक्ट। तो क्या होता है, आप जितनी ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो वो डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको शुरू में तो बड़ी हैप्पी फीलिंग आती है, बट आपको ये जानना जरूरी है कोई भी एक्सेस चीज हमेशा नुकसान देती है। उससे क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमें स्लीप को बढ़ावा देते हैं वो कम हो जाते हैं।
हम अलर्ट मोड में आ जाते हैं, बिकॉज डोपामिन ऐसा हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमें हमेशा एक्टिव रखता है। तो आप जितने ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो आपका ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। उसके चलते क्या होगा, आपकी एक तो हमेशा ब्रेन एक्टिव रहना है, उसकी उसकी जो नॉर्मल इनहिबिटरी मैकेनिज्म है जहाँ उसको साइलेंट होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो एक जो इम्बैलेंस है न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हो, आपको एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं, बिकॉज आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आपस में गड़बड़ी करने लगे। तो आज के डेट में बहुत कॉमनली एंजाइटी इश्यूज, बहुत कॉमनली लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले सिम्टम्स, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। बट लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस इसीलिए होता है बिकॉज हम अपनी लाइफस्टाइल को अडेप्ट किए हुए हैं। हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है, हमें कितनी इंपॉर्टेंट है स्लीप पे रखना, हमारे कैसे स्लीप को कंट्रोल रखोगे, अच्छा रखोगे तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक रहेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना ताकि सारी प्रॉब्लम से बचा जा सके। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर हम जैसे हमने कॉजेज पे इतनी सारी बातचीत कर ली कि क्या कॉजेज एग्जैक्टली, इसमें डाइट का कुछ रोल है, कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं? जैसे मैंने बताया आपको, जैसे लाइफस्टाइल की बात हम जब कर रहे थे कि सॉल्टी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, नमक ज्यादा का मात्रा नहीं होना चाहिए, बहुत शुगरी चीजें नहीं होनी चाहिए, मीठा और नमक हमेशा कंट्रोल रखें, कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लेने की। हेल्दी डाइट में सारी चीजें आती हैं, आपके ग्रेन्स आते हैं, आपके नट्स आते हैं, आपकी जो हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन की मात्रा है वो प्रॉपर होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें, जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें, बिकॉज ये प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो कई बार नुकसान देते हैं अलग अलग फॉर्म में। सो कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा एक हेल्दी डाइट लें और टाइम से डाइट लें। अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अपने मील्स को स्किप करते हैं, तो ये भी एक चीज़ें कहीं ना कहीं जाके खराब करती हैं बॉडी को। ब्रेन के लिए कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो खाए जा सकते हैं? डेफिनेटली जो है आज के डेट में अगर हम ब्रेन के सुपर फूड्स की बात करें तो डेफिनेटली जो नॉनवेज वाले लोग होते हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बिकॉज एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगेन दैट इज़ वेरी कॉमन इन फिशेस, सैल्मन फिशेस वगैरह में होती हैं, बट उसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। वॉलनट्स हैं, अखरोट्स हैं, चिया सीड्स हैं, फॉक्स सीड्स हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए अपने डेली डाइट प्लान्स में, कोशिश करें कि इनको ज़रूर सेवन करें किसी न किसी फॉर्म में। नॉर्मली लोग फॉक्स सीड्स या चिया सीड्स यूज़ करते हैं, कई बार अपने अपने स्मूदी में कहीं डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। अखरोट लोग खाते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आप ले सकते हो। बट आज के डेट में कैप्सूल्स भी आती हैं इसमें, तो कई लोग जब ये सब चीज़ें नहीं कर पाते वो एक सिंपल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसमें विटामिन B12 का भी कुछ रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगेन नॉनवेज जो खाते हैं उनको एक अपर हेड इसलिए होता है बिकॉज नॉनवेज में विटामिन B12 हमेशा ज़्यादा होता है। तो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, खासकर यंग स्ट्रोक्स जब हम देख रहे हैं तो एक वैल्यू होती है, एक मार्कर होता है होमोसिस्टीन, ये कई बार लोगों में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी इन विटामिन B12। B12 इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज हमारी जो नर्व्स होती हैं उसकी जो परत होती है माइलिन शीट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है B12 का। तो कोशिश यही करनी चाहिए B12 रिच फूड्स खाएं या B12 का सप्लीमेंट लिया करें डॉक्टर्स की सलाह से। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब क्या खाएं, जैसे मैंने बताया नॉनवेज में होता है, मीट्स हो गई, फिशेस हो गए, इसमें तो आमतौर पर हो गया, एग्स में होता है, बट डेफिनेटली जैसे कुछ पनीर हो गया, दूध हो गया, मतलब इन सब चीज़ों में B12 की मात्रा होती है, दालें हो गई। तो ऐसा नहीं कि केवल और केवल आपके नॉनवेज आइटम्स होते हैं, बल्कि वेज आइटम्स में B12 होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे हमारी जो फूड आइटम्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं B12 की मात्रा बहुत कम होती है। तो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि समय समय पे अपना B12 लेवल जरूर चेक कराएं, और अगर कम है तो डॉक्टर की सलाह से B12 की मात्रा हमेशा बॉडी में ज़्यादा होनी चाहिए। डाइट का आपने जैसा कि हमें बता दिया डॉक्टर कि डाइट भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए। अब हम आते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर हमारे सामने किसी को हम ऐसे साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि फेस में कोई चेंज दिख रहा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आर्म्स में या जिन चीज़ों में भी अगर दिक्कत हो रही है, अगर हमारे सामने किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं। अब आपको पता चलिए कि हाँ ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया फास्ट निमोनिक से टी, उसी टाइम को नोट करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि हाँ ये टाइम पे कोई सिम्टम दिख रहे हैं। पैनिक मत हो गलती से भी, कुछ भी उनके मुंह पे देना नहीं है, कुछ भी उनके मुंह पे डालना नहीं है। कोशिश क्या एकदम ध्यान रखना है कि आपको कोई भी दवाई नहीं देनी है। बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि मरीज के अटेंडेंट जो है उनको खून पतला करने की दवाई दे देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं। इसलिए अवॉइड करनी है बिकॉज आपको नहीं पता स्ट्रोक में क्या हुआ है, ब्रेन में ब्लॉटेज हुई है, क्लॉटिंग हुई है या ब्लीडिंग हुई है, तो आपको खुद से कोई मेडिसिन नहीं देनी है। और उसी टाइम उनको एक करवट दिला दो, चाहे राइट करवट या लेफ्ट करवट। पैनिक मत हो,
तुरंत एक स्ट्रोक एम्बुलेंस को कॉल करें, या अगर एम्बुलेंस को नहीं कॉल कर सकते, गाड़ी में बिठा के एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचे। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, बिकॉज ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे 24/7 न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो, MRI हो, सिटी स्कैन हो। बहुत कॉमनली हमारे कंट्री में होता है कि आपने बगल में किसी फैमिली डॉक्टर के पास चले गए, आपने नर्सिंग होम में चले गए जहाँ पे स्कैन्स की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, आप पहुंचे, आपको भेजा जा रहा है स्कैन करने के लिए किसी दूसरी जगह, वहां पे आपका 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, आपको वहां पे कुछ देर मैनेज किया, बीपी की दवाई दी और आपको भेज दिया गया। पता चला इन सब चीजों में 2 से 3 घंटा निकल गए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टाइम इज ब्रेन, बिकॉज हमें बहुत जरूरी है जानना कि ब्रेन स्ट्रोक किस टाइप का हुआ है। स्कैन करके हम अपने हॉस्पिटल में, या जो भी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होता है उनका एक प्रोटोकॉल होता है। कभी भी स्ट्रोक का पेशेंट आए, तुरंत आप उसको कोड को एक्टिवेट कर देते हो, कोड फास्ट या कोड स्ट्रोक एक्टिवेट करते हो, तुरंत पेशेंट को इमीडिएटली जज किया जाता है, हम देखते हैं, तुरंत पेशेंट को विदिन 15 to 20 मिनट्स पेशेंट को स्कैन के लिए शिफ्ट करते हैं। MRI हम देख लेते हैं क्या निकला, कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है, उसको क्या हम कर सकते हैं, दवाई देना है, हम लोग थ्रोम्बेक्टमी करनी है, तरीके अलग अलग होते हैं, और तुरंत उसको प्रक्रिया को शुरू कर सकें। तो कोशिश यही करनी चाहिए तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे, अपने से कोई भी दवाई नहीं देनी। लेकिन अगर जिन जगहों पर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर वहां के लिए क्या किया जाए? देखिए, आज की डेट में हमारे पास डेफिनेटली कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जिसको हम लोग कहते हैं AI टेली हेल्थ से, बहुत कॉमनली हम लोग टेली न्यूरोलॉजी सर्विसेज लेने लगे हैं। वहाँ पे ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एक प्राइमरी सेंटर से वो कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, तो वहाँ से वो उनको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे इन पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है, हम क्या करें। तो वहाँ से जब वो प्राइमरी हॉस्पिटल को कनेक्ट कर देते हैं, हमें बता सकते हैं कि हाँ स्कैन में हमें ये दिख रहा है, हम उनको दूर दराज से ही बता पाते हैं कि हमें ये दवाई देनी है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है जानना ये गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब होता है 4.5 घंटा। विदिन 4.5 आवर्स आपको एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि ये जो दवाई होती है, जो हम लोग थ्रोम्बोलिटिक ड्रग कहते हैं, ये हम लोग उस गोल्डन आवर में ही यूज कर सकते हैं। बट हाँ, ये आज जरूरी है जानना कि आज की डेट में कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि हम लोग इस दवाई को इवन 8 घंटे 9 घंटे में भी दे सकते हैं, बट ये अभी तक अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड है 4.5 घंटा। तो इसीलिए हम लोग गोल्डन आवर हमेशा 4.5 घंटा ही कहते हैं, कि ताकि तुरंत हॉस्पिटल में कोई पहुंचे, हम लोग स्कैन करें, हम लोग देखें, और विदिन 4.5 आवर्स वो दवाई दे सके। जी। लेकिन अगर कोई घर, मतलब इंसान घर पर लेट सपोज अकेला ही है, उसके आसपास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, उन्हें स्ट्रोक आया, 4.5-5 घंटे का जो गोल्डन आवर का टाइम है वो निकल गया, तो फिर ब्रेन स्ट्रोक में उनके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बाकी लोगों से कैसे बदल जाते हैं? देखिए, ऐसे में जब हमारे पास दवाई नहीं दे पाते हैं या वो टाइम पीरियड निकल जाता है, तो तब भी हम लोग मरीज को ट्रीट करने के लिए कुछ वेसल्स को देखते हैं। अगर हमारे पास मरीज सपोज करो 6 घंटे पे आया, 7 घंटे पे आया, हमने देखा यार 4.5 घंटा तो बीत चुका है, बट उसमें हम लोग आर्टरीज को चेक करते हैं, उस आर्टरीज को देखने के लिए कि कहीं कोई मेजर ब्लॉकेज तो नहीं हुआ है। बिकॉज एक प्रोसीजर होता है जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, हम उसको MTB कहते हैं कई बार। अब ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में हम तार के जरिए जाते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं, और अगर हमें दिखा होता है कि वहां पे एक ब्लॉकेज हो गई है, आर्टरी में खून का संचालन रुक गया है, तो हम उसको निकाल पाते हैं। ये एक इनोवेशन, मतलब ये एक तरह का जो ट्रीटमेंट है, ये सेलेक्टेड स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स में ही दिखता है हमें, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। और ऐसे में मरीज को हम लोग 24 घंटे तक भी ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। यस, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मरीज समय पे पहुंचे, कुछ स्कैन्स हम करके देखें, बिकॉज हर पेशेंट में हम कर भी नहीं सकते। ये प्रक्रिया हम लोग 10 से 20% में ही कर पाते हैं, बट जरूरी है कि ऐसे मरीज टाइम से पहुंचे ताकि हम उसको कर पाए। तो ऐसे अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो फिर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनका केस बहुत ज़्यादा सीरियस है और इनको अभी ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम दिया जा सकता है? देखिए, ऐसे में ना एक तो मरीज के कुछ सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है, हम लोग अपनी स्कोरिंग करते हैं, हमें पता चल जाता है कि मरीज को स्ट्रोक कितना सीवियर हुआ है। कैसे पता करते हैं? ये हमारा NHS स्कोरिंग होती है। हम लोग जब उसको स्कोरिंग करते हैं, हमें पता होता है कि मरीज को एक कमजोरी आई है तो किस हद तक कमजोरी आई है, आवाज़ कितनी चली गई है, आंखों का डिविएशन, आंखें कितनी पुतली घूम रही है कि नहीं घूम रही है, वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, ये हमारे स्कोरिंग मेथड होता है। उसके बाद हम तुरंत MRI के लिए शिफ्ट करते हैं। MRI में हमें ये पता चल जाता है कि किस आर्टरी में ब्लॉकेज है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, छोटी आर्टरी है, बड़ा आर्टरी है। बहुत कॉमनली हमारे पास मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे उनको हुआ था, वो तो रिकवर कर गया, हम नहीं रिकवर कर पाए। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, जो रिकवर जल्दी कर जाते हैं मतलब उनकी छोटा स्ट्रोक हुआ है, मतलब छोटी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है। जब बड़ी आर्टरी इन्वॉल्व होती है वहाँ टाइम लगता है। तो ऐसे में जब बड़ी आर्टरी इन्वॉल्व होती है तब हम वहां पे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करने की कोशिश करते हैं। अगर देखने के लिए आर्टरी ब्लड है, आर्टरी में ब्लड नहीं जा रहा, तो हम उसको खींच पाए। ओके। और अगर जैसे किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है जी, उस वक्त में फिर आप पेशेंट्स को कैसे डायग्नोज करते हैं कि उनका बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट भी हो जाए और वो जल्द से जल्द रिकवर भी? देखिए, ऐसे में जब पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे मैंने बताया आपको, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं दवाई देने की, IV थ्रोम्बोलिटिक ड्रग देने की 4.5 घंटे के अंदर। नहीं तो हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी,
सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अपने हॉस्पिटल में, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में वी हैव अ स्ट्रोक यूनिट, ठीक है। एक Unit स्ट्रोक ready यूनिट है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। उस स्ट्रोक यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस स्ट्रोक यूनिट में केवल हम न्यूरोलॉजिस्ट ही काम नहीं करते हैं, आपकी हमारी पूरी टीम टीम। अब वो टीम मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट होता है, इंटरवेंशन वाला होता है, वहाँ पे न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट कहते हैं हम लोग उसको, फिजिकल थेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है, अच्छा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है। सो इतनी बड़ी टीम होती है एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट को केयर करने के लिए। बिकॉज कभी भी इस तरह के पेशेंट को स्ट्रोक होता है, आपने ठीक है दवाई दी, आपने 24 घंटे आपने आईसीयू में रखा, आपने स्ट्रोक यूनिट पे रखा, उस दौरान जब आपने सारी प्रोसेसिंग करते हो, क्योंकि ब्रेन तो डैमेज हुआ, उसको आपने दवाई दी, तो उसको कैसे बैक टू सेम लेवल, जो नॉर्मल लेवल पहले था, उसको आप कितनी फास्ट ला सकते हो। तो हमारा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना होता है कि हम इतने घंटे में हम पेशेंट को स्ट्रोक यूनिट पे रखेंगे, इतनी देर के बाद हम मरीज को मोबिलाइज करेंगे, मतलब उसको खड़ा करेंगे, हम बिठाएंगे, कैसे उनको सोलो असेसमेंट करेंगे, हम कब उसको मुंह से दे सकते हैं, हर मरीज को तुरंत हम मुंह से दे भी नहीं सकते, तो हमें प्रॉपर सोलो टेस्ट करना होता है। हम कैसे मरीज को खड़ा करा के चला सकते हैं, ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है एक टीम के तहत होती है। वो हमारी टीम डिसाइड करती है कि हम कैसे पेशेंट को जल्द से जल्द अपने बैक टू स्क्वायर वन लेवल पे हम लेकर आए। कितनी जल्दी कोई भी एक इंसान आ जाता है या कितना मैक्सिमम टाइम लगता है ब्रेन देखिए, स्ट्रोक होने ये के बाद? सब डिपेंड करता है स्ट्रोक कितना बड़ा हुआ है। बड़ा कुछ माइनर स्ट्रोक्स होते हैं जो हफ्ते में ही रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। मेजर स्ट्रोक्स कई बार महीने ले लेते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ले लेते हैं। अच्छा। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक डेडिकेटेड टीम। रिहेबिलिटेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक के लिए। उस रिहेबिलिटेशन में केवल और केवल फिजिकल थेरेपिस्ट ही नहीं, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। आज के दिन में बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं थेरेपी में। हमारे पास रोबोटिक्स हैं, एक्सोस्केलेटन हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे, अब हम करते हैं। हमारे न्यूरो स्टिमुलेशन डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम लोग TMS करते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये ऐसी थेरेपी होती है जो ब्रेन को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं मशीन के द्वारा। TDCS होता है, ये एक न्यूरो स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी होती है, ताकि जो ब्रेन हमारा ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, हम उसको कैसे और स्टिमुलेट करें, वापस में वायरिंग करें और ये चीज़ें रिकवर करें। तो ये जितनी भी मोडालिटीज़ हैं, ये सारी न्यू मोडालिटीज़ हैं। ये सारी की सारी मोडालिटीज़ करके अच्छी न्यूरो रिहेबिलिटेशन करके पेशेंट को हम लोग बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जो एक पहले वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, कैसे करके हम वहाँ तक ले आएँ। मैं ये नहीं कह रहा हर मरीज वहाँ तक पहुँच पाता है, बड़े स्ट्रोक्स नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन कोशिश इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि शुरू के 3 to 6 मंथ्स ये एक गोल्डन पीरियड होता है, जहाँ पे हम जितनी मेहनत करेंगे मरीज के हित में जाएगी। जहाँ ये पीरियड बीत जाता है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। रिकवरी में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर जिन्हें एक बार ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसके बाद उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगते हैं। इस बात में सच्चाई है? एकदम है, क्योंकि पार्ट ऑफ द ब्रेन जहाँ पे इफेक्ट हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन में हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं, हमारे बिहेवियर का कंट्रोलर होता है फ्रंटल लोब खासकर। अगर वहाँ पे स्ट्रोक्स हो जाते हैं तो हमारी बहुत बार पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, अच्छा। बहुत बार वायलेंट हो जाता है, एग्रेशन हो जाता है, ओके। ठीक है। ये सारे के सारे डिपेंड करता है ब्रेन स्ट्रोक्स किस पार्ट में हुए हैं। कई बार लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम होने लगती है, भूलना मेमोरी शुरू हो लॉस भी हो जाते जाता हैं। है ब्रेन स्ट्रोक में? ये भी डिपेंड करता है कि ब्रेन स्ट्रोक कहाँ हुआ है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ब्रेन में जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जहाँ पे हम रिट्रीव कर पाते हैं। तो वहाँ पे अगर स्ट्रोक्स हो गया, खासकर टेम्पोरल एरिया में, वहाँ पे हमारी मेमोरी चली जाती है। तो ये ऐसे डिपेंड करता है हमारा ब्रेन स्ट्रोक्स किस एरिया में हुए हैं, ताकि सिम्टम्स भी अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो फिर मेमोरी क्या लंबे समय के लिए चली जाती है, पूरी चली जाती है, या फिर? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि कंप्लीट तरीके से जाती है। मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, उनको याद करने में दिक्कत होती है, वो चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, डेली कन्वर्जेशन में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में हम लोगों को अलग अलग तरीके से थेरेपी से उस तरह के रीवायरिंग करते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया, आज की डेट में हम न्यूरो स्टिमुलेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं ताकि मेमोरी को वापस लाया जा सके। स्पीच में भी कुछ प्रॉब्लम होती जी, है कि अगर जैसे मैंने ब्रेन बताया, स्ट्रोक हो गया, बोलने में स्पीच में दिक्कत? फ़र्क आ जाता है, लोग बोल नहीं पाते हैं, एफिजिक हो जाते हैं। अगेन हमारी स्पीच थेरेपिस्ट डिवाइसेस, न्यूरो स्टिमुलेशन डिवाइसेस, TMS, ये ऐसी थेरेपीज होती हैं जहाँ स्पीच को रिकवर करने में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देती है। ओके। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद जी, होती हैं और जी। इन्हें बहुत हद तक ठीक भी किया जा जी। सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ब्रेन स्ट्रोक के बाद जिन्हें चाह करके भी नहीं ठीक किया जा सकता है। देखिए, कुछ जैसे बड़े स्ट्रोक्स हैं जब हो जाते हैं तो हमारी गेट काफ़ी ख़राब हो जाती है, हमारी चाल ख़राब हो जाती है, वहाँ मुश्किल होती है ओके। कि प्रॉपर गेट जो हम लोग चलते हैं वहाँ मुश्किल हो जाती है उस नॉर्मल लेग के आने में, ठीक है। तो ऐसे कॉमन हम लोग बड़े स्ट्रोक्स में देखते हैं। ठीक है। किसी को बड़ा स्ट्रोक, हमारा स्पीच एरिया ही डैमेज हो गया, ज़्यादा बड़ा डैमेज हो गया, तो वहाँ पे स्पीच प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं कर पाती। अच्छा। हमारा विजन सेंटर है, बहुत छोटा सेंटर है, बट बहुत 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 हमारा सेंसिटिव सेंटर है, वहाँ पे स्ट्रोक्स हो गए तो विजन हमारी प्रॉपर आ नहीं पाती है, दिखाई नहीं पाता। सो डिपेंड ऑन किस जगह पे स्ट्रोक्स हुआ है, कितना बड़ा स्ट्रोक हुआ है, तो कुछ कई बार सिम्टम्स रह जाते हैं। ऐसे में इसीलिए मैंने बोला कि शुरू के कुछ महीने, 3 से 6 महीने पे हम जितना काम करें उतना हमारे लिए बेहतर होगा स्ट्रोक की रिकवरी के लिए।
आपने कहा कि एक मिनी स्ट्रोक भी हो सकता है, एक बड़ा स्ट्रोक भी हो जी। सकता है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे समझे और दोनों का हमारी बॉडी पर फिर क्या इम्पैक्ट देखिए, होता है? मिनी स्ट्रोक जिसको हम टीआईए कहते हैं, हम्म। ये ऐसा स्ट्रोक्स होता है जिसमें सिम्टम आया लेकिन वो पेशेंट को रिकवर कर गया, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं मिनी स्ट्रोक। अब ऐसे में इसलिए इंपॉर्टेंट है मिनी स्ट्रोक को पहचानना या हमें तुरंत डॉक्टर तक पहुंचना है, न्यूरोलॉजिस्ट तक, बिकॉज जिनको भी ये वार्निंग मिनी स्ट्रोक्स या टीआईए होते हैं उनको बड़ा स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर अगले 48 घंटे में। तो बहुत बार लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है मुझे आवाज में दिक्कत है, अब तो मैं ठीक हो गया, हाथ में दिक्कत आई, हाथ मसल गया, ठीक हो गया। ये एक वार्निंग सिम्टम था, एक दस्तक दी गई थी कि आपको स्ट्रोक का सिम्टम आया। ऐसे में तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उसी टाइम दवाइयां स्टार्ट करें ताकि बड़ा स्ट्रोक होने से बच सकें। तुरंत उस समय जांचें कराएं कि क्या वजह रही है स्ट्रोक होने की। तो इसीलिए मिनी स्ट्रोक एक वार्निंग सिम्टम की तरह लेना चाहिए ताकि बड़ा स्ट्रोक से बचा जा सके। बिल्कुल। और जैसे मिनी स्ट्रोक आया है किसी को, तो उसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम बड़े सेम स्ट्रोक होते की हैं, तरह एकदम सेम सेम होते हैं, एकदम सेम होते हैं। सेम जी, होते हैं। जी। तो मिनी स्ट्रोक एक बार आ गया तो फिर उस इंसान में कितने चांसेस होते हैं कि अभी चलो नहीं हुआ 48 घंटे में, बट इन फ्यूचर आगे चल करके उसे बड़ा स्ट्रोक लगभग हम लोग कहते हैं कि 15 से 20% चांसेस हो जाते हैं उनको कुछ महीनों में स्ट्रोक होने के। ओके। जी, मिनी स्ट्रोक होता है तो इंसान जिंदा बच सकता है उसमें? एकदम बन सकता है। जैसे मैंने बताया इट्स वार्निंग सिम्टम, लोगों को हुआ, सिम्टम्स इंप्रूव कर गए, ठीक है एकदम। और जो बड़ा स्ट्रोक होता है फिर उसमें जान बचने का? बड़े स्ट्रोक डिपेंड करता है, अगेन जैसे मैंने बताया कितना बड़ा स्ट्रोक है। कई बार ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जहाँ पे ब्रेन में ब्लड ज़्यादा बह जाता है, जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, वहाँ पे जान जाने का खतरा होता है। बिकॉज कुछ ऐसे हमारे पार्ट ऑफ द ब्रेन होते हैं, बड़े फंक्शनल होते हैं, बड़े बड़े सेंसिटिव होते हैं, वहाँ ब्लीडिंग हो गई, हमारा सांस लेने की दिक्कत होने लगती है, हम सर्कुलेशन खराब हो जाता है, वहाँ पे जान जाने की दिक्कत होती है, खतरा होता है। ओके। डॉक्टर आपने जैसे जो हमें सिम्टम्स बताया, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हम सिम्टम्स देख रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले गए, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि तुरंत उनको स्ट्रोक आया, सिम्टम्स दिखे और वहीं डेथ हो गई? एकदम यस, जैसे मैंने बताया कुछ कंडीशंस में तुरंत डेथ होने का रीजन ये भी होता है कि लोगों को स्ट्रोक के साथ हार्ट अटैक भी आता है। अच्छा। यस, दोनों कई बार साथ साथ चलते हैं, ओके। इसकी वजह से भी कई बार तुरंत डेथ हो जाती है। कुछ स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, ओके। सडन बीपी शूट किया, ब्लीडिंग हो गई, वहां पे तुरंत डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो वो कुछ परसेंटेज होते हैं, कम होते हैं। ज्यादातर स्ट्रोक्स डेफिनेटली मैनेजेबल होते हैं। सही टाइम पे स्ट्रोक्स की पहचान करना, सही टाइम पे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना और सही टाइम पे अपना ट्रीटमेंट शुरू करना। तो फिर कॉम्प्लिकेशंस कैसे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एक ही टाइम पर हार्ट अटैक भी हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो रहा है, बीपी भी इतना ज़्यादा शूट हो जा रहा है, देखिए उस ये टाइम इंसान में क्या ज़्यादा गड़बड़ी देखिए होती है? कई बार जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लोग ब्लड प्रेशर से हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बीपी की ignore दवाई कर नहीं रहे लेते हैं। हैं, शुगर से हैं, कंट्रोल नहीं रह रही हैं। खासकर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि सडनली बीपी की दवाई उन्होंने मिस की, बंद कर ले नहीं रहे हैं, सडनली बीपी शूट किया, वहां पे क्योंकि हमारी आर्टरीज तो हैं, हार्ट की भी आर्टरीज है, ब्रेन की भी आर्टरीज है, दोनों एक साथ ब्लॉक हो जाती हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। ऐसे में जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो अच्छा ऐसा भी है कि कुछ जो पेन किलर्स होते हैं वो भी बढ़ावा देते हैं ब्रेन स्ट्रोक को, क्योंकि लोगों की आदत है इंडिया में खुद से ओवर द काउंटर जाकर के मेडिसिन ले लेने की, डॉक्टर से नहीं प्रिस्क्राइब कराते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा जिन्हें पेन किलर खाने की आदत होती है बात बात पर, उनमें है कि चांसेस आगे चल के स्ट्रोक हो सकते हैं? देखिए डायरेक्ट लिंक तो डेफिनेटली नहीं है ब्रेन स्ट्रोक्स होने का ज़्यादा पेन किलर्स लेने का, लेकिन उनके अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादा पेन किलर्स लेंगे उनकी किडनी प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है, अच्छा। गैस्ट्रिक इश्यूज होने का खतरा बढ़ जाता है। इनडायरेक्टली अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो वजह बन जाती है आगे जाके स्ट्रोक्स होने का। किडनी प्रॉब्लम? यस, किडनी प्रॉब्लम्स में भी आगे जाके खतरा बन जाता है स्ट्रोक होने का, अच्छा। बिकॉज कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो किडनी एक्सक्रीट करता है। अगर किडनी का फंक्शन कम हो गया तो वो आर्टरीज को अफेक्ट करने लगता है, तो ऐसे में स्ट्रोक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लीवर मरीज में, जो लीवर के पेशेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है आगे जाके। तो ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपस से कनेक्टेड होती हैं, बिकॉज कई ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक एक पूरी ट्यूनिंग के साथ काम कर रही हैं। तो ऐसे में किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, अगर सही टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाके स्ट्रोक का खतरा हमेशा बढ़ जाता है। डायबिटीज के पेशेंट में भी रहता है एक अंडरलाइन स्ट्रोक का खतरा? एकदम। तो उनका डायबिटीज फिर कितना कंट्रोल में नहीं रहता है? देखिए डायबिटीज की बात करूं तो ये 1.5 से 2 गुना इनको स्ट्रोक का रिस्क होता है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। अच्छा। क्योंकि लोग शुगर्स पे ध्यान नहीं रखते हैं, शुगर्स कंट्रोल नहीं रखते हैं। लोग मीठा खा रहे हैं, पता है डायबिटीज है, उन पर बहुत जरूरी है अपने शुगर पे कंट्रोल रखना, टाइम टू टाइम चेकअप कराना, टाइम टू टाइम अपने स्ट्रोक रिस्क को एसेस करना। तो ऐसे में जरूरी है कि अपनी सेहत पे और ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज आपको डायबिटीज है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, बीपी है, किडनी इश्यूज है, लिवर इश्यूज हैं, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हार्ट बीट इरेगुलर है, इन लोगों में तो एक है कि हाँ आप में स्ट्रोक होने का खतरा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, उसके बावजूद भी उनको स्ट्रोक आ जाता है। एकदम होता है, वो 20 से 25% ऐसे लोग होते हैं जिसको हम लोग क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक्स कहते हैं। क्रिप्टोजेनिक का मतलब होता है कि खासकर यंग स्ट्रोक में देखते हैं कि आपने सब कुछ चेकअप करा लिया, कुछ भी नहीं निकला, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन वो स्ट्रोक हो गया। अब ऐसे में कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में
जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, फैमिली फैमिली हिस्ट्री होती है। तो ऐसे में वो फैक्टर्स प्ले करते हैं जहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन तो भी लोगों को स्ट्रोक हो गया। तो ये परसेंटेज कम है लेकिन डेफिनेटली है, 20 से फैमिली हिस्ट्री भी 25%। ना हो तो देखिए वही मैंने बताया, जेनेटिक्स का ये मतलब नहीं कि फैमिली में किसी को हो ही हो। जेनेटिक्स का मतलब है वो जीन्स आपके में एक्सप्रेस हुई हो। अच्छा। जरूरी नहीं है आपके फैमिली में किसी को हो तभी आपको स्ट्रोक होगा। हम्म। आपके में वो जीन्स एक्सप्रेस है तो वो स्ट्रोक का रिस्क हमेशा आप लेके चल रहे हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती जी। है उन लोगों में। तो अगर एक बार स्ट्रोक हो जाता है तो क्या फिर ऐसे भी चांसेस है कि फिर ब्रेन स्ट्रोक वापस हो सकता है? एकदम, हर स्ट्रोक के बाद दोबारा अगला स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 5% बढ़ जाते हैं। अच्छा। इसीलिए और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी को अगर स्ट्रोक हो गया तो सही में पे दवाइयां लें, हम्म। दवाइयां बंद ना करें डॉक्टर के बिना सलाह के। इनफैक्ट कुछ दवाइयां तो बंद होती ही नहीं है, खून पतला करने की दवाई एक बार शुरू हो गई तो बंद नहीं होती, पूरी जीवन चलती जीवन है? चलती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से निरंतर मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम मिलना चाहिए ताकि ये बड़ी बीमारी दोबारा ना हो सके। तो ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी को पहली बार हुआ है तो कितने चांसेस है कि दूसरा स्ट्रोक कितने ड्यूरेशन में है? 5% स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है लाइफ टाइम में। तो ड्यूरेशन कितने दिन ड्यूरेशन में? नहीं, मैंने कहा कभी लाइफ भी आ टाइम, सकता कभी है? भी आ सकता है, तुरंत भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है? एकदम। किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 1 साल में, ये कुछ डिफाइन नहीं होता है। तो मैक्सिमम फिर कितनी बार स्ट्रोक आ सकता है, कुछ ऐसा डेटा है? कोई डेटा नहीं। अपने हम पेशेंट्स देखते हैं जो लोगों को, एक ही पेशेंट को 5 से 7 बार स्ट्रोक्स आए, 5 to 7 टाइम्स। आपने ट्रीट किया वैसे यस, पेशेंट्स? 5 to 6 टाइम्स। हाल फिलहाल में 2 ऐसे पेशेंट्स हैं जो छठी बार स्ट्रोक हुआ है। तो इंस्पाइट की दवाइयां चल रही हैं तो भी स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो मैंने कहा ना, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो प्ले करती हैं बार बार स्ट्रोक होने की। इंपॉर्टेंट है कि दवाइयां टाइम से लेना, अपनी निरंतर जांच कराना, पता लगाना क्या वजह हो रही है स्ट्रोक की, ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो फिर ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस है, वो लोग ऐसे क्या गलतियां करते हैं कि एक बार स्ट्रोक होने के बाद भी उन्हें 1 2 3 4 कई 5 बार 6 कुछ बार मरीजों में होता हम देखते हैं कि वो दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो काम ही ऐसे, नहीं कर रही यस, तो ऐसे में हमें दवाइयां चेंज करनी Change पड़ती करनी हैं। पड़ती है। शुगर और ब्लड प्रेशर कुछ लोगों में फिर डिस्टर्ब हो जाता है, कंट्रोल नहीं तो कर पाते। कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसे रिस्क होते हैं जिनमें बार बार स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर 6 बार आपने कहा कि आपके जी। किसी पेशेंट को जी। स्ट्रोक आया है, जी। तो फिर उसकी जो डेली लाइफ है वो हैम्पर होती है? एकदम होती है। उसकी हर ब्रेन बार की स्ट्रोक, फंक्शनिंग भी हर खराब बार है? स्ट्रोक होने में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स डेथ करते हैं। आप समझ सकते हो कि हर बार जब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स डेथ हो रहे हैं तो लोगों की लाइफ फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। बट फॉर्चुनेटली जो दोनों लोगों को जिनको मैं बात कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, आज के डेट में वो चल पाते हैं, थोड़ा सा स्टिक लेके चलते हैं लेकिन वॉकिंग कर पा रहे हैं। Okay. किसी को आवाज में फर्क है, किसी को चाल में फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बेड पे आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को बार बार स्ट्रोक हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन यस, रिकरेंस ऑफ स्ट्रोक मतलब बार बार होने का स्ट्रोक हमेशा बढ़ जाता है खतरा। एक बार भी अगर ब्रेन स्ट्रोक किसी को हुआ है तो हमारी ब्रेन को कितना और कैसे डैमेज करता है? देखिए, मैंने कहा जैसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, किसी को स्ट्रोक हो गया। अगर हम किसी को एक स्ट्रोक भी बात करते हैं तो अगर मैं रफ आपको बताऊं, एक स्ट्रोक के बाद अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं ले तो लगभग 30 से 35 साल आप पीछे चले जाते हो। 35 अपने लाइफ के, अगर आपको एक बार मेजर स्ट्रोक हो गया। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए स्ट्रोक कितनी बड़ी चीज होती है। अगर कोई मेजर स्ट्रोक हुआ 30 से 35 साल आप पीछे चले गए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, टाइम इज ब्रेन। कभी भी किसी को ये सिम्टम्स दिखाई दें तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रश करें ताकि टाइमली दवाई स्टार्ट करें। तो फिर वो एज ग्रुप क्या है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को रिस्क रहता है ब्रेन डेफिनेटली एल्डरलीज में ज्यादा होता है। आफ्टर एज ऑफ 60s स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। बट आज की डेट में हर चौथा पेशेंट भी यंग स्ट्रोक का होता है, जो हम लोग 30s में 40s में देखते हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है, ये मिथ है लोगों की, केवल एक एल्डरलीज में ही स्ट्रोक हो सकता है। इवन आजकल यंगस्टर्स में भी स्ट्रोक्स होने का रिस्क हमेशा बढ़ता है। तो यंगस्टर्स में फिर 30s 40s में अगर स्ट्रोक हो रहा है तो क्या उनमें रिस्क फैक्टर्स होते होंगे? जितना मैंने बताया, आज के यंगस्टर्स में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लाइफस्टाइल खराब है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्लीप की प्रॉब्लम्स है, सारे रिस्क फैक्टर्स सेम रहते हैं। बट यस, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट, जिनमें हमेशा स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा रहता है। आपने अपने फिर करियर में एक सबसे यंगेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट कौन से पेशेंट्स को? ओल्डेस्ट की मैं बात करूं तो मैंने एक 102 ईयर्स ओल्ड लेडी को मैंने थ्रोम्बोलाइज किया है, जिसको मैंने दवाई दी है, स्ट्रोक की दवाई जिसको हम देते हैं, जो गोल्डन आवर में आई, इसको दिया। अच्छा। यंगेस्ट की बात करूं तो मेरे ख्याल से, अगर मेरे को याद हो तो शायद 1 या 1.5 साल के बच्चे को स्ट्रोक हुआ है। 1-1.5 साल के बच्चे को भी स्ट्रोक हो सकता है? क्योंकि उसकी वजह अलग अलग होती है। कई बार लोगों को, बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से स्ट्रोक हो जाते हैं, दिल में छेद। यस। तो ऐसे में 1 से 1.5 साल के बच्चे को भी स्ट्रोक हुआ है, जिसको मैंने ट्रीट किया है। वैसे कभी कभी बच्चों को गिरने से भी स्ट्रोक हो जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो आर्टरीज बड़ी उनकी सुपरफिशियल की तरह होती हैं, वो आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बस रफ फिगर बता रहा हूँ कि कहाँ 100+ एज के लोगों को स्ट्रोक और कहाँ 1 से 1.5 साल के बच्चों को स्ट्रोक। आपने कहा कि बच्चों में गिरने की वजह से भी हो सकते हैं, तो जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा गिरे हैं? नहीं, यूजुअली गिरने का मतलब है आप गिरे, आपके सर पे डैमेज हुआ, उसी टाइम स्ट्रोक हुआ। अच्छा, उसी टाइम। ऐसा नहीं कि गिरने के बाद बाद में जाके स्ट्रोक होना होगा तो उसी टाइम होगा स्ट्रोक।
तो फिर जो 1-1.5 साल का बच्चा था वो गिरा था या फिर वो नहीं, नॉर्मल उसको बिना गिरे ही स्ट्रोक हो गया, बिकॉज बाद में हमें पता चला जब हमने टेस्ट किया कि उसके हार्ट में छेद था, दिल में छेद जिसकी था? वजह से उसके ब्लड क्लॉटिंग हुई, ब्रेन में आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया। तो दिल में छेद के अलावा भी ऐसे बच्चों में कोई और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि एकदम इतनी कम होते हैं, उम्र कई में बार स्ट्रोक हो जाता है? कॉमनली हम लोग दिल के छेद देखते हैं जिसमें राइट और लेफ्ट ब्लड आपस से मिक्सअप हो जाता है। ऐसे में गंदा ब्लड और प्योर ब्लड में मिक्सिंग होने की वजह से ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है। ओके। तो ऐसे में कोशिश यही करनी चाहिए, बच्चों में भी कोशिश करनी है, पेरेंट्स को अपने चेकअप कराएं, क्योंकि यूजुअली चेकअप होता है जब आप एंटीनेटल चेकअप होता है, उसी में पता चल जाता है कि हमारे बच्चों को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है कि नहीं। अगर है तो तुरंत उसका इलाज भी कराएं। ऐसा नहीं कि आपको पता है हार्ट डिजीज है तो उसको छोड़ दें। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर, आई थिंक इस सेशन में हमने ब्रेन स्ट्रोक पर काफी अच्छे से डिस्कस किया है। कुछ ऐसी चीजें जो हमसे मिस हो गई हो जो आप ऑडियंस को बताना चाहते आई हैं? थिंक हमने सारा कुछ एक्सपेक्ट कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन मैं यही कहूंगा कि कभी भी स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपके आमने सामने, तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रश करें, बिकॉज टाइम इज ब्रेन। जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे आपके मिलियंस ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स वो बच सकते हैं टाइमली दवाई मिलने से। बिल्कुल जी। एक बस हम आखिरी में ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा लाइफ सेविंग टिप या मंत्रा हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं कि कैसे अपने ब्रेन को हम अच्छे से रख पाएं, अपने ब्रेन की केयर कर पाएं, ताकि आगे चलकर रिस्क को जो ब्रेन स्ट्रोक का है उसको कम से कम कर सकें। देखिए जैसे मैंने आप हमेशा बताया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हमेशा कोशिश करें अपनाएं, बिकॉज आज की डेट में बहुत कॉमन है स्ट्रेस लेना जॉब में, लाइफस्टाइल में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन, खुश रहें, लोगों से इमोशनली कनेक्शंस बनाएं। जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, इमोशनल कनेक्शंस बनेंगे, उतने ज़्यादा आपके अच्छे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में रहेंगे, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और कोशिश करें कि कभी भी कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, बिकॉज कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को अगर आप इग्नोर सिम्टम्स को, छोटी सी छोटी सिम्टम को इग्नोर ना करें तो बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। डॉक्टर, आप बार बार ये कह रहे थे ना कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर तुरंत हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर से मिले। बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे केसेस? एकदम होता है। कई बार रातों में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे हमें कॉल आता है कि ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, बिकॉज हमारे अपने हॉस्पिटल से कोड फास्ट होता है, वो एक्टिवेट होता है। तो कई बार मुश्किलें आती हैं, बिकॉज जब हम पहुंचते हैं तो पता चलता है लोग इतने फाइनेंशियल कमज़ोर हैं, वो खर्चा नहीं उठा पाते हैं। बट एक बार को ज़रूर लगता है कि हम कैसे उनकी मदद कर सकें, बिकॉज एक बड़ी बीमारी से बचा जा सके। तो बट यस, सेटिस्फेक्शन इसलिए भी मिलती है कई बार कि अगर आप टाइमली किसी को ट्रीट करो तो आपको एक ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको पता चलता है कि सामने एक बड़ी बीमारी से आपने किसी को बचाया, जो केवल और केवल पेशेंट को इफेक्ट नहीं करती बल्कि उतने सारे केयर टेकर्स को भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने ज़्यादा इंसाइटफुल जो है चीज़ें ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड हमें बताई। आई होप इस सेशन में आपको अच्छा लगा। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड कोई भी सवाल मन में रह गए हो या कुछ भी सवाल जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन सवालों को पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।